हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। ये फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 23 और इसमें जियान स्केल्टन के मामले को सॉल्व करने वाला है। जो पिछले एपिसोड को देखना भूल गए, ऐसे यस के पहले उसे देख के आओ क्योंकि वो आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाला है। खैर समय को बर्बाद ना करते चलो कर लेते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। एक्चुअली में जब जियान की बॉडी की वॉलेंट एनर्जी जियान को एक्सप्लोड होने की कगार पे ले आती है, जियान को बचाने के लिए लिटरली इस एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है। इससे भले ही जियान की परेशानी हल हो गई हो, लेकिन लिटरली को बेहोशी आने लगती है। ऐसी सिचुएशन को देख के जियान परेशान हो गया था। अच्छी बात है कि उसके साथ जिल्लोंग होते हैं। जिल्लोंग बताते हैं कि लिटरली ऐसे फायर स्पिरिट अपने आप को और भी पावरफुल बनाने के लिए प्रमोशन की प्रोसेस से गुजरते हैं। जिस तरीके से मैजिकल बीस्ट को ब्रेक थ्रू करने के लिए उन्हें ट्रेवलेशन से गुजरना पड़ता है, कुछ ऐसी सिचुएशन लिटरली की होती है। फिर जिल्लोंग जियान की बॉडी के अंदर लिटरली के ब्रेक थ्रू के लिए अलग स्पेस बनाते हैं। अब तक शुजुंग की रिफाइनिंग प्रोसेस भी खत्म हो चुकी थी। फाइनली दोनों का ध्यान जाता है उस थ्रोन के ऊपर, क्योंकि इन रून्स का सबसे बड़ा ट्रेजर वो एम्पर का ब्लड एसेंस है। जब शुजुंग ब्लड एसेंस को हासिल करने के लिए उस हड्डियों के ढांचे के ऊपर हमला करती है, ऐसा होने पर उन हड्डियों को तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उसके अंदर से एक इल्यूजरी फिगर बाहर आता है। ये न्यूज का ओनर था। जब वो जियान और शुजुंग की बॉडी में से उस यिन डुअल हार्ट पावर को सेंस करता है, वो समझ जाता है कि उसकी इनहेरिटेंस इन दोनों को मिल गई है। एक ही झलक में उसने पता लगा लिया था कि जियान और शुजुंग के टारगेट उसका ब्लड एसेंस है। वो इल्यूजरी फिगर इन्हें गुफाओं में लेके गया था। काफी समय तक चलने के बाद एक पत्थर से बने कमरे में पहुंचते हैं और यहीं पे आके उस इल्यूजरी फिगर की ड्यूटी खत्म हो जाती है। लेकिन इससे पहले जियान और शुजुंग रिलैक्स कर पाते हैं, इस कमरे के स्टोन प्लेटफॉर्म पे जो स्काइडन बैठा होता है वो अपने आप ही हिलने लगा था। इस हड्डियों के ढांचे की हथेली के ऊपर जो ब्लड एसेंस की बूंदें फ्लोट कर रही होती है, वो तुरंत ही उन हड्डियों में समा जाती हैं। अब अगर शुजुंग और जियान इस जगह से सेफली बाहर जाना चाहते हैं तो उन्हें स्केल्टन को हराना होगा। फाइनली इन तीनों के बीच में बैटल की शुरुआत होती है। ये बैटल बहुत ही इंटेंस रही थी। सबसे बड़ा परेशानी का कारण वो एनर्जी होती है जो कि स्केल्टन के रिब्स में से रिलीज हो रही थी। इसे कहा जाता है कॉर्प्स एनर्जी। जियान ने गलती से कॉर्प्स एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया था। अच्छी बात है कि समय रहते हुए शुजुंग उसकी हेल्प के लिए आ जाती है। अब इस परेशानी को कैसे हल किया जाएगा, चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। जब भी टेरिफाइंग कॉर्प्स एनर्जी जियान के शरीर के अंदर और भी परेशानी खड़ी करने की कोशिश करती है, इसका सामना शुजुंग की होली फ्लेम और जियान की गई हेवी फ्लेम से होता है। देखते देखते इसके अंदर का वॉलेंस खत्म होने लगा था। अंत में आके इस एनर्जी को जियान के शरीर के कोने में आना पड़ता है। इससे जियान की हेवी फ्लेम धीरे धीरे करके न्यूट्रलाइज कर रही थी। इस कॉर्प्स ऑरे को सप्रेस होती हुई सेंस करके जियान येलोंग से पूछता है, मास्टर हमें क्या करना चाहिए। गोल्डन रैंकिंग जियान को शांत आवाज में समझाते हुए बोलते हैं, तुम्हारे अंदर की कॉर्प्स एनर्जी टेम्पररी सप्रेस कर दी गई है। ये हाल फिलहाल सरफेस नहीं होने वाली, भले इसे खाली छोड़ना डेंजरस हो, हम इसे यहाँ से जाने के बाद डील करेंगे। अभी स्केल्टन को रोकना जरूरी है। ये कह के जिल्लोंग का ध्यान गया था शुजुंग के ऊपर। वेल वो एग्जैक्टली देख रहे होते हैं उस होली फ्लेम को जिससे ब्लडी में दूर रह रही है। जिल्लोंग कहते हैं हमें इस लड़की की होली फ्लेम पावर की जरूरत होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे होली फ्लेम अच्छे से कंट्रोल करना आता होगा। जब दोनों गुरु चेले के बीच में डिस्कशन चल रहा होता है, बूम बूम की आवाज के साथ उस स्केल्टन के रिब्स में से एक विशेष कॉर्प्स एनर्जी इरप्ट हुई थी। एक किसी अनस्टॉपेबल फोर्स की तरह जियान और शुजुंग को टारगेट बनाती है। इसे देख के जियान दांत ही मीस लेता है। वो कहता है डैम इट। अपने शरीर की कॉर्प्स ऑरे को सप्रेस करने के लिए उसे काफी सिग्निफिकेंट एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ा है, लेकिन चीजें अभी सही होने का नाम नहीं ले रही हैं। वो मुड़ के तुरंत शुजुंग की तरफ दिखता है जिसके पैर ग्रीन लोटस को छू रहे होते हैं। हम उसकी बॉडी से हॉट और कोल्ड ऑरे को रिलीज होते हुए देखते हैं। शुजुंग की चारों तरफ कुछ रून्स भी बनने लगे थे। इस समय शुजुंग को देख के ऐसा लगता है जैसे वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर रही हो। अभी उसकी सांसें फीकी हो गई थी। वो मन ही मन में कहती है, मेरे पास स्ट्राइक करने का बस एक चांस है। अगर मैं फेल होती हूँ तो हम दोनों बस आगे के शब्द उसके मुंह में रह जाते हैं। शुजुंग के चेहरे के एक्सप्रेशन को जियान भी समझ रहा था। वो कहता है मैं मेन अटैक करूँ, तुम सही मौके का इंतजार करो। इस समय दोनों एक ही नाव में होते हैं। चाहे नाव किसी भी तरफ से डूबती है, जान दोनों की जाएगी। जियान के मुंह से शब्द बाहर ही आ पाए थे। जियान की बॉडी एक मिल्की वाइट फ्लेम कवर कर लेती है। काफी जल्दी उसके ऑरे में बदलाव आने लगते हैं। जियान अपनी फुल फीक 3 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ को रिलीज कर देता है। स्केल्टन की कॉर्प्स एनर्जी को देख के जियान का चेहरा भी चिली हो गया था। उसके शरीर की ओरिजिन जी थी वो फ्लेम से कंबाइन होके इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर में फ्लो करने लगती है। वो कभी काली होने वाली रूलर एक वाइब्रेंट कलरफुल वेपन में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। इसे देख के ऐसा लगता है जैसे तेज तरीके की फ्लेम से बनी हो। जियान अपने पास आ रहे कॉर्प्स ऑरे को देख के शुजुंग को चेतावनी देते हुए बोलता है, तुम्हें जल्दी करनी होगी, मैं और ज्यादा टिक नहीं पाऊंगा। ये कह के जियान तुरंत ही 3 स्टेप स्विमिंग रूलर का इस्तेमाल करता है। इसके पहले स्टेप में जियान ने अपने कदम को आगे बढ़ाया था। उसके शरीर की पूरी स्ट्रेंथ उसके दोनों आर्म्स में ट्रांसफर हो जाती है। बिना हेजिटेशन एंशिएंट रूलर को जियान अपने सामने तरफ स्विंग कर देता है। इतनी एनर्जी को ऑब्जर्व करने की वजह से रूलर का मोमेंटम भी काफी हैवी था। इस वजह से जब वो कॉर्प्स एनर्जी जियान की रूलर में जाके टकराती है, हम बूम बूम साउंड के साथ कई रिपल्स को फैलते हुए देखते हैं। इस लेयर में फ्लेम की काफी एनर्जी डिस्पर्स हो गई थी, लेकिन वो कॉर्प्स ऑरा जियान की फ्लेम के सामने पीछे हटने का नाम
नहीं लेता, ये लगातार फाइट बैक कर रहा था। सिचुएशन को देख के जियान कहता है सेकंड स्टेप। अब उसकी और भी पावर उस रूलर में जाती है। रूलर के 23 रंग होते हैं, इस समय बहुत ही इंटेंसिफाई हो गए थे। जियान दूसरे कदम को आगे बढ़ाते हुए इस बार हॉरिजॉन्टल स्लैश कर देता है। अगले पल में रूलर ग्लो बैंग साउंड के साथ पिछले ग्लो में टकरा जाता है। इन दोनों स्टेप्स की कंबाइन होने की वजह से बहुत ही पेनी पेनी रिपल्स चारों तरफ फैलने लगती हैं। इस टकरावट से बाहर आने वाली ऊर्जा से ही इस जगह का स्पेस वाइब्रेट होता है। इसी मोमेंट में शुजुंग की आवाज जियान के कानों में जाती है। टेक्निक का नाम होता है फ्रोजन थ्रोन। जियान जो कि एकदम अलर्ट मोड में होता है, इस आवाज को नोटिस करके तुरंत ही शुजुंग को देखता है। अभी शुजुंग के चेहरे के रंग उठ चुके थे। जियान की स्टोरी रिंग के अंदर जिलों की आवाज भी एक्साइटमेंट से भरी थी। वो कहते हैं बहुत अच्छे, ये होली फ्लेम की सोर्स पावर है। ये लड़की मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़ी स्ट्रॉन्ग निकली। गोल्डन रेकिंग की तारीफ को सुन के जियान की आंखों में उम्मीद की किरण जाग गई थी। शुजुंग की वो साइन फ्लेम्स इस समय एक मिस्टीरियस ट्रायंगुलर रून के आकार को ले चुकी होती है। ये अपनी ओवरवेलमिंग पावर को लेके फाइनली कॉर्प्स पावर की तरफ आगे बढ़ जाता है। इससे पहले वो कॉर्प्स एनर्जी जियान की फ्लेम को पीछे कर पाती, कॉर्प्स एनर्जी को खतरा महसूस होता है। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। जैसे होली फ्लेम की उस मिस्टीरियस रून और कॉर्प्स एनर्जी के बीच में संपर्क होता है, ये कॉर्प्स एनर्जी वहीं पे जम गई थी। वहीं पे स्केलेटन जो कि अभी तक इनविंसिबल दिखाई दे रहा था, हम उसे डगमगाती हुए देखते हैं। शुजुंग की होली फ्लेम इस एरिया को तेजी से जमा रही होती है। वो हड्डियों का ढांचा चाहे कितना भी विरोध करने की कोशिश कर रहा हो, होली फ्लेम की पावर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थी। धीरे धीरे करके स्केलेटन की आंखों का ग्लो डिम हो रहा था और अंत में जाके वहीं पे खड़ा रह जाता है। शुजुंग जिसका चेहरा पसीने से ढक गया होता है, वो अपने सिर को उठा के स्केलेटन को देखती है, जिसका आई स्टैचू बन चुका है। इस मोमेंट पे अगर स्केलेटन की चेस्ट एरिया की तरफ देखा जाए तो वहाँ पे कुछ खून की बूंदें तैर सी रही होती हैं। ऐसा लगता है जैसे बेजान शरीर में खून वापस आ रहा हो। भले ही जिन लोगों ने खुद बताया कि शुजुंग होली फ्लेम की सोर्स पावर को यूज कर रही है, तब भी जियान को इस पे भरोसा नहीं हो रहा था। हमें पता होना चाहिए जैसे शुजुंग ने होली फ्लेम की पावर शो करी है, अगर दुकी कॉन्टिनेंट की हेवली फ्लेम रैंकिंग की टॉप 3 हेवली फ्लेम्स को ले लिया जाए, उनमें वैसी टेरिफाइंग पावर नहीं होगी। हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि एम्पर रिमेन्स 4 स्टार दोली से ऊपर की स्ट्रेंथ को अलाउ नहीं करते हैं, और ऐसा होने के बाद भी शुजुंग की होली फ्लेम इस चेंबर की कॉर्प्स एनर्जी को हवा में जमा देती है। इससे वो स्केलेटन भी बच नहीं पाया था। ऐसे नजारे को देख के जियान भी चिल फील करता है। वो सेंस करता है कि वो एम्पर की बोन्स एकदम अंदर तक जम चुकी हैं। स्केलेटन में से बाहर आने वाली कॉर्प्स की कम से कम 7 स्टार दोली के लेवल की थी। हालांकि जियान को ऐसा लग रहा था कि होली फ्लेम काफी ज्यादा इंप्रेसिव होगी, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं होता कितनी ज्यादा पोटेंट हो सकती है। वो कॉर्प्स एनर्जी जैसे उसकी छूने की हिम्मत नहीं होती, उसे भी हथियार डालने पड़े हैं। जियान खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है, इस होली फ्लेम और मेरी हेवली फ्लेम के बीच में क्या अंतर है और इनमें क्या क्या सिमिलरिटीज हैं। भले उसका दिमाग एकदम सवालों से भरा हो, वो इन सभी सवालों को अपने तक रखता है, क्योंकि अगर वो इनके बारे में शुजुंग से डायरेक्टली पूछ लेता है तो उसके सामने एक मूर्ख नजर आएगा। जैसे उस ब्लू फ्लेम की इंटेंसिटी बढ़ती है, जियान फील करता है कि नीचे का टेम्परेचर और भी गिरता जा रहा है। बस अचंभे की बात ये होती है कि हवा में एक अजीब सी गर्मी फैल रही थी। ये एक तरीके की पैराडॉक्सिकल सिचुएशन थी। खैर इससे पहले जियान की दुखी भी जम जाती, वो हेवली फ्लेम्स का इस्तेमाल करके खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। इस समय जियान की आंखें चमक रही थी। वो कहता है होली फ्लेम ऐसी होनी चाहिए। भले वो अपने चेहरे पे एक्साइटमेंट को दिखा रहा हो, लेकिन उसकी आंखों में एक सतर्कता भी होती है। तभी जिन लोग जियान से कहते हैं, शाओयानजी अगर लड़की सफल हो जाती है तो इस एरिया में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये सुन के जियान ने नोट किया था। वो याद करता है उन रूमर्स को जिन्हें कुछ समय पहले जियान को जिनलोंग ने बताया होता है। कहा जाता है कि रूम्स में एक और होली फ्लेम मौजूद है, लेकिन कोई उसे ढूंढ नहीं पाया है। जब जियान उस पावरफुल होली फ्लेम को हासिल करने के बारे में सोचता है, उसकी आंखें एक्साइटमेंट को छिपा नहीं पाती। भले ही शुजुंग ने अपनी होली फ्लेम की पावर को अनलीश करके इस फैली हुई रायते को संभाल लिया हो, लेकिन वो भी काफी ज्यादा थक गई होती है। उसके वो गाल जो कि लाल राक्षस देते हैं, अब वो पेल हो चुके होते हैं। साफ तौर पे उसकी स्ट्रेंथ घट गई है। उसके पैरों को नीचे का वो ग्रीन लोटस इस समय और भी इंटेंस हो रहा होता है। इसे देख के ऐसा लगता है जैसे ये एनर्जी को शुजुंग की बॉडी में चैनल कर रहा हो, जिससे उसकी दुखी रिस्टोर हो जाए। अपने चारों तरफ के बदलाव को देख के शुजुंग के इंडिफरेंट चेहरे पे फाइनली स्माइल आई थी। अब जब उसकी आंखें जियान को देखती हैं, इनमें कुछ इमोशंस दिखाई देते हैं। वो कहती है हम सफल हो गए। शुजुंग को पता होता है कि अगर जियान ने अपने आप को स्केलेटन का टारगेट नहीं बनाया होता तो वो कभी सफल नहीं हो पाती। भले रूम्स में एंटर करने के लिए उसे अपनी सेंस को सप्रेस करना पड़ा हो, जैसे वो होली फ्लेम सोर्स की पूरी पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकती है, तब भी उसने जितनी फ्रीजिंग पावर को इस्तेमाल किया होता है, इसने उसके शरीर पे काफी बर्डन डाल दिया है। शुजुंग के पेल चेहरे को देख के जियान चिंता से भरी आवाज में उसकी हालचाल पूछता है। चुटकी हो जाती है, उसके हाथों की अंगूठी फ्लैश होती है। शुजुंग के सामने की मेडिसिन पिल्स फ्लोट करने लगी थी। शुजुंग भी हिचकिचाती नहीं है, उसने मेडिसिन पिल्स को तुरंत ही निगल लिया था। अगले पल में अपने शरीर के अंदर एक गर्माहट से भरी ऊर्जा को महसूस करती है। ऐसा लगता है जैसे उसका फटीग बहुत ही तेज से जा रहा हो। जैसे उसकी पैनी आंखें उन मेडिसिन पिल्स को देखती है, वो बात है कि इनकी क्वालिटी काफी हाई है। ऐसी खतरों से भरी जगह पे उसका पीक स्ट्रेंथ पर रहना जरूरी है, क्योंकि जियान भी काफी एग्जॉस्ट हो चुका होता है। शुजुंग उसकी तरफ एक इशारा करती है। उसके पैरों के नीचे ग्रीन लोटस से एक लाइट बीम जियान को ढक लेती
होती है। इस रोशनी के अंदर आके जियान पाता है कि उसकी स्ट्रेंथ और एनर्जी काफी रिकवर हो रही है। खैर भले इमीडिएट डेंजर पास हो गया हो, जियान तब भी रिलैक्स नहीं होता है क्योंकि अब उसके जगह से भरोसा उठ चुका था। क्या पता उस स्केलेटन कोई षड्यंत्र रच रहा हो। इस लाइट कस्टर को देख के जिनलोंग भी सरप्राइज हो गए थे। वो शुजिंग की तारीफ करते हुए बोलते हैं, ओ तो इस लड़की के पास ऐसा ट्रेजर है जो कि अटैक करने के साथ साथ हील भी कर सकता है। लगता है इस लड़की की पोजीशन काफी हाई है। शुजिंग जो कि ग्रीन लोटस पे खड़ी हुई थी, हम उसे लगातार होली फ्लेम की पावर को ऑब्जर्व करते हुए देखते हैं। ऐसा होने पे शुजिंग भी काफी तेज से रिकवर हो रही थी। ऑफ कोर्स सबसे पहले रिकवर होने वाला जियान था। उसके शरीर से रोशनी हटती है। वो समझ जाता है कि अब मूव करने का समय आ गया है। अपनी अपनी स्ट्रेंथ को वापस पाके दोनों ही लोग उस स्केलेटन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। वो कॉर्प्स एनर्जी जो कि बर्फ में जम चुकी होती है, दोनों ने इसे पूरी तरह से इग्नोर मार दिया था। जियान जैसे जैसे जमे हुए हड्डियों के ढांचे के पास जाता है, उससे भी कोल्ड सेंसेशन फील होती है। एक इशारे पे मिल्की व्हाइट फ्लेम ने उसे सराउंड कर लिया था। ये प्रोटेक्टिव बैरियर इस कोल्ड एनर्जी को पूरी तरह से रोकता है। जब वो जमे हुए स्केलेटन के सामने पहुंचा था, हम जियान की आंखों को श्रिंक होती हुई देखते हैं। वो कुछ समय पहले की जेड व्हाइट बोन्स इस समय पूरी तरह से सिल्वरी हो चुकी थी। ये एकदम क्रिस्टल की तरह लगती है। साथ ही में जो ब्लड एसेंस होता है वो भी इन हड्डियों के अंदर जम चुका था। जियान शुजिंग को चेतावनी देते हुए बोलता है, हमें थोड़ा संभल के आगे बढ़ना होगा। हो सकता है कि यहाँ पे जाल बिछे हुए हो, क्योंकि जब से जियान ने इस ड्यून में एंटर किया है, चीजें कभी सिंपल नहीं हुई। इस वजह से जियान हर कदम को फूक फूक के रख रहा था। जियान की बात को सुन के शुजिंग नोट कर देती है। वो कहती तुम ब्लड एसेंस को कलेक्ट करो, मैं सराउंडिंग्स का ध्यान रखती हूँ। उसके अपने ऊपर ट्रस्ट को देख के जियान भी सरप्राइज हो गया था। ये शुरुआत में जियान से काफी ज्यादा सावधान थी, लेकिन अब बिना हेजिटेशन के उस पर रिलाई कर रही है। खैर इन सभी थॉट्स को जियान अपने दिमाग के कोने में दबा देता है। उसकी आंखें शिफ्ट होती है उस ब्लड एसेंस की तरफ जो कि स्केलेटन के चेस्ट एरिया में था। जियान अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, चलो मैं देखता हूँ कि तुम कहाँ पे भागते हो। हाउएवर जब जियान के हाथ जिन्हें हेवली फ्लेम से सराउंड करके रखा था उस बर्फ के पुतले से संपर्क में आते हैं, अचानक से जियान के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भले ही उसकी उंगलियों के पास हेवली फ्लेम की प्रोटेक्शन हो, वो तब भी जमने लगती है। इसे देख के जियान का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। वो दांती मिस के बोलता है, डैम इट, आखिर होली फ्लेम मेरी हेवली फ्लेम को इग्नोर कैसे कर सकती है। वो होली फ्लेम की पावर से सरप्राइज भी हो गया था। भले ही सब मिला के 36 होली फ्लेम्स में इसका नंबर 23वां आता हो, तभी वो जियान की हेवली फ्लेम को ओवर पावर कर पा रही है। जियान को स्ट्रगल करते हुए देख शुजिंग आगे बढ़ती है। उसके पैरों के नीचे ग्रीन लोटस से एक पेटल बाहर आई थी। ये जियान के हाथ को रैप कर लेती है। जियान तुरंत ही फील करता है कि कोल्ड सेंसेशन चली गई है। शुजिंग जियान से माफी मांगते हुए बोलती है, मुझे इसके लिए माफ करना, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि मेरी होली फ्लेम मेरे अलावा सब पे हमला करती है। इस कोल्ड के डिसिपेट होने के बाद जियान अपने हाथ को हड्डी के ढांचे के चेस्ट की तरफ ले जाता है। बट वो शॉक तब हुआ था जब वो पाता है कि उसका हाथ उस हड्डी के ढांचे के आर पार जा पा रहा है। वो एक स्टार्टेड आवाज में कहता है, सम्मा खन्ना। तुरंत ही उसका ध्यान गोल्डन ड्रैगन किंग पे जाता है। जियान कहता है, मास्टर ये क्या भला है। जियान के सवाल को सुन के जिनलोंग हंसने लगे थे। वो कहते हैं, अगर एक एम्पर के ब्लड एसेंस को हासिल करना इतना आसान होता तो इसे एम्पर का ब्लड एसेंस नहीं बोला जाता। तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि खून उससे आ रहा है जो कि 7 स्टार लोधी के पीक पे पहुंच चुका था। इसके ब्लड एसेंस ने भी एक इंटेलिजेंस को डेवलप कर लिया है। इसने अपने आप को बचाने के तरीके ढूंढ लिए। जियान के दिमाग में ये सब सवाल चल ही रहे होते हैं, तभी वो नोटिस करता है स्केलेटन के चेस्ट एरिया में अब बस खून की एक बूंद रह गई है। ये चीज काफी अजीब होती है क्योंकि जब शुरू में जियान ने स्केलेटन को देखा था, इसके पास करीब 10-12 बूंदें थी। जियान के हाथ को हड्डियों के आर पार होते हुए देख शुजिंग की आंखें फ्लिकर हो रही थी। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ सोच रही हो। जिनलोंग जियान से बोलते हैं, तुम ज्यादा चिंता मत करो, मुझे लगता है इस लड़की के पास कोई न कोई रास्ता होगा। ये सुन के जियान की नजरें वापस से उस ब्लड ड्रॉपलेट पे जाती हैं जो कि स्केलेटन की चेस्ट में मौजूद होता है। हम जियान को फिर से ट्राई मारते हुए देखते हैं, लेकिन चीजें पहली बार की तरह रिपीट हो रही थी। तभी पीछे से शुजिंग की आवाज उसके कान में जाती है। शुजिंग कहती है, मुझे कोशिश करने दो। इस समय वो जियान के पास आ गई थी। फिर उसका वो कोमल सा हाथ उस ब्लड एसेंस की ड्रॉपलेट की तरफ आगे बढ़ गया था। अगले मोमेंट में जो हुआ था उसे देख के जियान की आंखें लगा आई सॉकेट से बाहर आ गई थी, क्योंकि जब शुजिंग का हाथ स्केलेटन के चेस्ट एरिया को टच करता है, एक बार के लिए खून की बूंद एकदम वाइब्रेट होती है। लेकिन फिर वो चुपचाप से भीगी बिल्ली की तरह शुजिंग की हथेली के ऊपर आ गई थी। अपने हाथ के ऊपर ब्लड एसेंस को देख के शुजिंग के चेहरे पे एक चार्मिंग स्माइल आई थी। वो कहती, लगता है तुम्हारा मेरे साथ फिट है। ऐसे सीन को देख के जियान अपनी भौहें से कुड़ लेता है। वो मन ही मन में कहता है, मास्टर, क्योंकि जिस तरीके शुजिंग का एटीट्यूड दिख रहा है, ऐसा लगता है जैसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होकर रहेगा और जियान की शुजिंग से फाइट करने की इच्छा नहीं होती है। गोल्डन रैंकिंग जियान को सलाह देते हुए बोलते हैं, लिटिल यानजी, तुम इस खून की बूंद को इस लड़की को दे दो। मेरे ओपिनियन में तुम्हारा इस लड़की के साथ रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक बात रही ब्लड एसेंस की, तो जब तुम स्ट्रांग हो जाओगे तुम्हारे लिए इन चीजों को हासिल करना आसान होगा, और अगर तभी लड़की तुम्हारे साथ रहती है तो तुम नुकसान में नहीं जाने वाले। ऐसा कहने के बाद जिनलोंग शांत हो गए थे। लगता है कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें वो लीक नहीं करना चाहते। जियान भी समझता है कि जिनलोंग ये उसके भले के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अगर तुम्हारे पास ट्रेजर को प्रोटेक्ट करने की स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर वो खजाना तुम्हारी जान भी ले सकता है। कुछ और समय तक अंदर ही अंदर स्ट्रगल करने के बाद
जियान अपने हाथों को ढीला कर लेता है। वो कहता है खैर जाने दो, अभी शूजिंग और जियान के बीच में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि जियान अगर फाइट शुरू कर देता है तो उसे पता था कि उसके जीतने के चांसेस बहुत कम होंगे। खासकर ये बात तब ज्यादा लागू हो जाती है जब जियान होली फ्लेम की ताकत का मजा चख चुका हो। वो मन ही मन में कहता है इस एम्पर ब्लड एसेंस के अंदर उन सीनियर की पूरी स्ट्रेंथ छिपी हुई है, अगर ये मुझे अब्सॉर्ब करने को मिल जाए तो मेरी स्ट्रेंथ काफी आगे बढ़ जाएगी। वो न चाहते हुए भी अपनी नजरों को शूजिंग की हथेली की तरफ जाने से रोक नहीं पाता। जैसे ब्लड ड्रॉपलेट अपीयर हुआ था, आसपास के हेवन और अर्थ की एनर्जी वॉलेंट हो जाती है। इस स्टोन चैम्बर के अंदर जितना नेचुरल ऑरा होता है वो शूजिंग के चारों तरफ वर्लफुल बना रहा था। ऐसे सीन को देख के जियान के चेहरे पे भी हेल्पलेस स्माइल आ जाती है। उसने ऐसी वॉलेंट एनर्जी को पहली बार देखा है। भले ही जियान रियलाइज न कर रहा हो, लेकिन शूजिंग जियान के चेहरे पे दर्द भरे एक्सप्रेशन को देख पाती है। वो कहती मेरे लिए इस एम्पर ब्लड को हासिल करना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे हिस्से की कीमत चुकाऊंगी। मैं तुम्हें एक प्रॉमिस कर सकती हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में शाओ क्लैन को लेकर बहुत सारे सवाल होंगे। हालांकि जिन लोगों की एडवाइस के हिसाब से ये ब्लड एसेंस शूजिंग के पास जाने वाला था, लेकिन जब सच में जियान फील करता है कि सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, उसके दिल में फ्रस्ट्रेशन भर जाती है। यहाँ तक पहुंचने वाले सारे इंसिडेंट्स जियान के दिमाग में फ्लैश होते हैं। किस तरीके से उन सातों गार्डियंस को हराया गया था और उसने यिन यांग डुअल हार्ट की एनर्जी को कैसे रिजॉल्व किया, और फिर एंड में सबसे डेंजरस फाइट को तो कैसे भूल सकते हैं। जियान ने हर एक स्टेप में एफर्ट्स लगाए हैं, और जिस तरीके से सबसे बड़ा खजाना शूजिंग को मिलता है, जियान बुरा फील कैसे नहीं करता। जब दोनों साथ में काम कर रहे थे तो जियान को लगता था कि चीजें शेयर करी जाएंगी। क्या जियान को रिलीफ तो फील होती है जब शूजिंग उस एम्पर ब्लड एसेंस के बदले में जियान की एक प्रॉमिस करती है। जिस तरीके से दोदी कॉन्टिनेंट में पहुंचने के बाद भी उसे शाओ क्लैन का कोई नामो निशान नहीं मिला है, और आखिर शूजिंग की फैमिली किस चीज को गार्ड कर रही है। ऐसे बहुत सारे सवालों से जियान का दिमाग भरा होता है। बिना समय को बर्बाद करते हुए जियान पहला सवाल करता है। वो कहता है तुम्हारे शाओ फैमिली के साथ क्या रिलेशनशिप है। इन सवालों के उत्तर उसके लिए सब कुछ बदल के रख सकते हैं। अगर उसे मालूम पड़ जाता है कि दोदी कॉन्टिनेंट से शाओ क्लैन मिस्टीरियसली गायब कैसे हुआ है, तो उसे आगे बढ़ने का क्लियर रास्ता दिखाई दे जाएगा। जियान के क्वेश्चन को सुन के शूजिंग हेजिटेट नहीं करती, और वो कहती है सॉरी, लेकिन मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकती हूँ। ये सुन के जियान की आंखों की रोशनी डिम हो जाती है। वो समझ जाता है कि शूजिंग उसे चीजों को रिवील नहीं करेगी। खैर जियान भी गिव अप करने वाला मैं नहीं था। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के बाद बोलता है तुम किस एग्रीमेंट के बारे में बात कर रही थी। ये सुन के शूजिंग का एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हो गया था। वो कहती है यहाँ पे आने से पहले मेरे मास्टर ने मुझसे बोला था कि अगर मुझे कोई भी इंसान इस क्लैन पैटर्न के साथ मिलता है तो मुझे उसे वापस क्लैन लेके आना है। हम एक बहुत ही जरूरी चीज को गार्ड कर रहे हैं और उसका तुम्हारे पास लौटना बहुत इंपॉर्टेंट है। शूजिंग ने अपने इन शब्दों को काफी केयरफुल तरीके से चूज किया था। इससे जियान को कुछ खास डिटेल्स तो नहीं मिलती है, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। ये बोलते बोलते शूजिंग एक जेड बोतल को बाहर निकाल के उसमें इस ब्लड एसेंस को रख देती है। ये एम्पर का ब्लड एसेंस जो कि लगातार किसी जिंदा दिल की तरह धड़क रहा होता है, वो इस समय अजीब तरीके से शांत हो गया था। इस एसेंस को सुरक्षित रखने के बाद शूजिंग जियान से कहती है लेकिन हम जिस चीज की सुरक्षा कर रहे हैं तुम उसे स्वीकार करने के लिए अभी तैयार नहीं हो। यहाँ तक बोलते बोलते शूजिंग की आंखें नैरो हो जाती हैं। वो कड़वे शब्दों को बोलने से पहले थोड़ा हेजिटेट करती है, लेकिन वो जानती थी सच्चाई तो सामने आके रहेगी। वो जियान से कहती तुम अभी बहुत कमजोर हो, इस वजह से राज तुम्हें अभी बताया नहीं जा सकता। अब भले हमारा जियान चाहे कितना भी पेशेंट हो, आखिरकार वो कोई लकड़ी का पुतला नहीं है। जियान एक तेज आवाज में कहता है डैम इट, तो फिर तुम्हारा मतलब क्या है। पहले शूजिंग ने अपनी सेंस का इस्तेमाल करके जियान को दबाया था और अब बिना उसकी राय लिए उस ब्लड एसेंस के ऊपर कब्जा कर लिया है। जब जियान उसके प्रॉमिस की वजह से अच्छा फील कर रहा था, उसे मालूम पड़ता है कि कुछ राज खोलने वाली नहीं है। जियान के चेहरे फ्रस्ट्रेशन को आती हुई देख शूजिंग जियान को कंफर्ट करती हुई बोलती है लेकिन कोई भी इंसान जिसे फायर स्पिरिट ने स्वीकार कर लिया हो वो ऑर्डिनरी बिल्कुल नहीं हो सकता। इतना कहने के बाद वो पॉज हुई थी। अभी शूजिंग के चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा सॉलम हो चुका होता है। वो एक सीरियस आवाज में कहती है 100 साल, अगर तुम 100 साल के अंदर 2 इमोर्टल लेवल तक पहुंच जाते हो तो फिर तुम उस चीज के हकदार बन जाओगे जिसे हम लगातार गार्ड कर रहे हैं। ऐसा कहने के बाद वो एक कमल की पत्ती निकालती है। वो कहती है अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो इसे जला देना, मैं तुम्हें क्लैन वापस ले जाके वो सब बताऊंगी जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो। वो आगे बोलती है अगर तुम 100 साल के अंदर उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते तो इसका मतलब है तुम उसके काबिल नहीं हो। ऐसा होने पे मैं तुम्हारी जगह पे उस चीज की रखवाली करती रहूंगी, तुम बड़े आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते हो। जब जानस लोटस लीव को पकड़ता है उसे इसमें से एक ठंडी सेंसेशन फील होती है। इसे स्टोर रिंग के अंदर अच्छे से रखने के बाद वो शूजिंग के शब्दों के बारे में काफी ध्यान से सोचता है। जियान कहता है 100 साल, क्या सच में ये काफी होंगे। एक नॉर्मल इंसान के लिए 100 साल पूरी जिंदगी होती है, लेकिन अगर दोदी पावर हाउस की बात करी जाए तो ये उनकी जिंदगी का बस एक छोटा सा हिस्सा माना जाएगा। कहा जाता है कि दोदी कॉन्टिनेंट के अंदर एक दोदी 400 साल तक बूढ़ा नहीं होता, वो करीब 500 साल तक जी सकता है। वहीं पर अगर बात करिए तो इमोर्टल की, तो तब उस एक्सपर्ट का लाइफ स्पैन करीब 1000 साल तक पहुंच जाएगा। नॉर्मली 100 सालों के समय में एक टिपिकल दोदी अपनी स्ट्रेंथ को 4 से 5 स्टार ऊपर उड़ा सकता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे बात ऑर्डिनरी लोगों की हो रही है। जहाँ तक बात रही जियान की, जो कि इस समय 4 स्टार 2 एम्पर में भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, उसे 2 इमोर्टल तक पहुंचने
में काफी लंबा रास्ता तय करना है। हर एक एडवांसमेंट में उसे दसियों सालों का नहीं तो कुछ सालों का समय लगेगा और तो जियान को अपने एफर्ट्स को लगातार बढ़ाता रहना होगा। जब जियान इस एग्रीमेंट को लेकर कंफ्यूज था, गोल्डन रैंकिंग उसे इनकरेज करती हुई बोलते हैं, शाओयान जी तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? भले और लोगों के लिए 100 सालों में 3 स्टार दूधी से 2 इमोर्टल लेवल तक पहुंचना इम्पॉसिबल हो, तुम उनसे अलग हो। तुम्हारे पास फ्लेम मंत्र है, जैसे जैसे तुम होली फ्लेम्स को कलेक्ट करते जाते हो, इस वादे को पूरा करना तुम्हारे लिए कोई परेशानी की बात नहीं होगी। गोल्डन रैंकिंग जो कि ड्रैगन क्लैन की सबसे प्योरेस्ट ब्लड लाइन को पोजेस करते हैं, उनके लिए 100 साल बस पलक झपकने जैसे हैं। हाँ, एक छोटी सी नैप मान लो। जिन लोगों की बात को सुन के जियान साय करता है। आखिर एक ड्रैगन इंसान का दर्द कैसे समझ सकता है? जियान के बदलते हुए एक्सप्रेशंस को देख के शूजिंग बोलती है, क्या तुमने डिसाइड कर लिया? ये सुन के फाइनली जियान के चेहरे पे एक डिटर्मिनेशन दिखाई दी थी। वो कहता ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। वो कहता है 100 साल का एग्रीमेंट। हाँ, शूजिंग या फिर गोल्डन रैंकिंग दोनों को जियान को स्ट्रेंथ की इंपोर्टेंस बताने की आवश्यकता नहीं थी। इस कड़वी दवा को जियान दुई की कॉन्टेंट में ही खा चुका है। तब से उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने आप को हेल्पलेस नहीं होने देगा। जियान के रिजॉल्व को देख के शूजिंग के चेहरे पे सेटिस्फाइड स्माइल आई थी। वो कहती तो फिर मामला सेटल करते हैं। अगर वो शूजिंग से इस एम्पर ब्लड एसेंस की वजह से फाइट करने की सोचता तो फिर दोनों के बीच में बैटल जरूर होती। भले वो जियान से न डरती हो, लेकिन अब भी उसके दिल में शाओ क्लैन के लिए रिस्पेक्ट गई नहीं है। इन दोनों ने बोलना बंद ही किया था। ये पूरी गुफा एकदम हिलने लगती है। जगह जगह से क्रैकिंग आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता है जैसे स्टोन रूम कोलैप्स होने वाला हो। शूजिंग जियान से कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं पहले विदाई लेती हूँ, हम फिर मिलेंगे। ऐसा कहते ही उसके पैरों के नीचे ग्रीन लोटस उसके फिगर को पूरी तरह से ढक लेता है। शूजिंग अपने हाथ को वेव करती है। उसके सामने एक स्पेशल क्रैक बन गया था और वो डिस्टॉर्टेड स्पेस में गायब हो जाती है। लेकिन स्पेशल पोर्टल में जाते जाते शूजिंग खुद से बोलती है जियान गुड बाय। और जहाँ तक बात रही 100 साल के अंदर 2 इमोर्टल में ब्रेक थ्रू करने की, तो मुझे ये इम्पॉसिबल लगता है। इस वजह से उस चीज की सुरक्षा मैं करूंगी। ऑफ कोर्स भले शूजिंग की आवाज कितनी भी धीमी हो, ये गोल्डन रैंकिंग की सेंसेस से चिपती नहीं है। जिन लोग इसके बारे में जियान को बताते हैं। शूजिंग के अपने ऊपर ऐसे ओपिनियन को देख के जियान का चेहरा गुस्से से भर गया था। वो कहता क्या ये मुझे निजी नजरों से देख रही है? जियान को इस तरीके से देख के जिन लोग तेजी से हंसने लगे थे। वो कहते हाँ शाओयान जी, इस बात को तुम अपने ऊपर हावी क्यों होने दे रहे हो? मैं तुमसे पहले ही बोल चुका हूँ कि तुम ऐसा कर सकते हो, और जब वो दिन आएगा तो इस घमंडी लड़की के तुम्हारे ओपिनियंस भी बदल जाएंगे। एक गहरी सांस लेने के बाद जियान ने अपने गुस्से को शांत कर लिया था। हम उसके चेहरे पे एक डिटरमाइंड स्माइल को आते हुए देखते हैं। जियान की आंखें देखती हैं स्पॉट को जहाँ से शूजिंग गायब हुई थी। जियान कहता है क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे पास वो एबिलिटी नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम कितनी ज्यादा गलत हो। जियान की आंखें फायरी हॉट हो गई थी। वो कहता जहाँ तक बात रही 100 साल की, ये पर्याप्त समय है। अब वो एक और जर्नी के लिए तैयार हो गया था। उसके रास्ते में चाहे कितनी बड़ी परेशानियां आए, वो जियान को अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। इससे पहले भी कई लोग जियान को अंडर एस्टिमेट कर चुके हैं। वो 100 साल के अंदर 2 इमोर्टल तक पहुंचेगा, फिर वो चीज उसके पास आएगी जिसका वो हकदार है। तब जियान के पास वो क्वालिफिकेशन भी होंगी कि वो शाओ क्लैन के डिसअपीयरेंस के बारे में जान सके। खैर, हम तो जियान की जर्नी को देखने ही वाले हैं। इसी बात पे वीडियो लाइक हो जाना चाहिए। वैसे मैं एंसेस्टर शाओज़ान के रिवाइवल के बारे में कई लोगों के कमेंट्स पढ़ चुका हूँ, सो उन सभी के लिए काफी अच्छी खबर है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें शाओज़ान के रिवाइव होने के बारे में मालूम पड़ेगा। मैं तो सीन के लिए काफी एक्साइटेड हूँ जब शाओज़ान रियल में जियान से मिल रहे होंगे। अगर आप ऐसे ऑसम कंटेंट को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन कर दो। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स पे लिख के जरूर बताना। जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं होता है उनके चैनल की मेंबरशिप खुली हुई है। आप उसका पार्ट बन के हमें पर्सनली सपोर्ट तो कर ही पाएंगे, साथ में आप सभी को अर्ली एक्सेस का फायदा भी मिलेगा, जिससे हम जैसे वीडियोस को प्रिपेयर करते हैं सारे मेंबर्स उन्हें तुरंत ही देख पाते हैं। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज पे। जिसने पिछले एपिसोड को मिस कर दिया है उसे लेफ्ट में क्लिक करके देख सकते हो। अंटिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।